हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी कविता हिंदी पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। नेट के लिए यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए भी कंप्लीट हमारी तैयारी चल रही है और हिंदी के लिए भी। आज हमारी जो हिंदी कविता है यूनिट 5 उसका पार्ट 3 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी कृति है जो कि मलूकदास जी की नहीं है? मलूकदास की कौन सी कृति है जो नहीं है? ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र या फिर भक्ति विवेक। तो इनमें से कौन सी रचना है जो कि मलूकदास की नहीं है? तो ये है भाई ज्ञान समुद्र। ठीक है, ज्ञान समुद्र मलूकदास की कृति नहीं है। जबकि ज्ञान बोध, रतन खान और भक्ति विवेक ये तीनों की तीनों किसकी हैं? मलूकदास की हैं। तो फिर ये ज्ञान समुद्र किसकी है? तो ये सुंदरदास की है। ठीक है, ये किसकी है? सुंदरदास की कृति है ज्ञान समुद्र। इसका आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। ज्ञान समुद्र मलूकदास की कृति नहीं है, जबकि ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोछी, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द शब्द ब्रज भाषा में ये शब्द लिखा हुआ है आदि की रचना मलूकदास ने की थी। तो मलूकदास की जो और भी रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, लेकिन ज्ञान समुद्र इनकी रचना नहीं है, ये सुंदरदास जी की है। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी हैं और यहाँ पर आगे दे रखा है, इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध अपनी केवल धार, चांद की वर्तनी, अकाल में सारस। तो सबसे पहले हम इनको रचनाओं को देख लेते हैं, ये किस किस की हैं। सब कुछ होना बचा रहेगा, इसकी अगर बात करें तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी है? विनोद शुक्ल की रचना है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब का है? तो ये है 1992 ईस्वी। ठीक है, 1992 में सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, 1992 में आई थी। इसके बाद अगर मगध की बात करें तो मगध किसकी है? ये श्रीकांत वर्मा की है, सभी जानते होंगे इसको। ठीक है, श्रीकांत वर्मा की है, 1984 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार ये किसकी है? तो ये अरुण कमल जी की है, अरुण कमल। और इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है चांद की वर्तनी। चांद की वर्तनी जो रचना है ये किसकी है? तो ये है राजेश जोशी की। देखो, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप देखें। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मैंने वीडियो नहीं बना रखी है, 10-15-20 मिनट तक की वीडियो होती है, तो इनको आप पूरा देखा करें ताकि आपको भी सारी चीज़ें समझ में आए। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब का बोलती हूँ, वैसे भी वो कहने से करते नहीं हो आप। अकाल में सारस, तो अकाल में सारस ये किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, केदारनाथ सिंह की रचना है, ये 1988 में आई थी। और चांद की वर्तनी कब आई थी? तो ये 2006 ईस्वी में आई थी, 2006 ईस्वी में। तो ये चांद की वर्तनी जो डी है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, और डी हमारे सी और डी दोनों में आ रहा है सबसे लास्ट में। और शुरुआत में सबसे पहले कौन सी प्रकाशित हुई थी? 1980 में प्रकाशित हुई थी, अपनी केवल धार। तो हमारा बी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनको एक बार सुन लेना दोबारा से, अगर दिखाई भी ठीक से नहीं दे रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। CBEAD। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप चाहें तो मैं इसका एक बार खाली प्रकाशन वर्ष लिख देती हूँ। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये 1992 की है। मगध, मगध की अगर बात करें तो ये 1984 की है। अपनी केवल धार 1980, चांद की वर्तनी 2006 ईस्वी, अकाल में सारस ये 1988 की है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इन रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उर्वशी, सामधेनी, रश्मिरथी, रसवंती और कुरुक्षेत्र। प्रकाशन वर्ष ये सबसे पहले तो याद रखना है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? किसी अलग अलग महापुरुष की नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर अकेले की हैं। ठीक है, ये दिनकर जी की सारी रचनाएं हैं
और अगर हम बात करें कब कब प्रकाशित हुई थी, तो ये आपको याद रख लेना है। सबसे पहले जो इसमें प्रकाशन वर्ष है, चलो हम पहले सीधा ही देख लेते हैं। उर्वशी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1961 ईस्वी। ठीक है। अगर सामदेनी की बात करें तो सामदेनी 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब आई थी दिनकर जी की सामदेनी। रश्मि रति की अगर बात करें तो ये 1992 इसका प्रकाशन वर्ष है, रश्मि रति। रसवंती, रसवंती कब आई थी, 1940 ईस्वी में। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आई थी 1946 में। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सी है, रसवंती, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर, है ना, डी। और रसवंती के बाद कौन सी है, 1940 के बाद 47, नहीं 46 कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र ई। ठीक है। डी ई, डी ई हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी फर्स्ट ये डी वाले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया, प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण या करमवीर। तो इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका प्रकाशन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था, ये है प्रभा पत्रिका। ठीक है। प्रभा पत्रिका का संपादन ये कानपुर से किया था। और अगर इसके सन की बात करें तो 1921 से 1923 तक। ठीक है। 1921 से 23 के दौरान में इसका किया गया था। और पहले इसका जो संपादन था, नहीं ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही है सिंगल। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। निराला जी की कविताएं दे रखी हैं और उनके कुछ गीत दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा गीत है, कौन सी कविता का है, या उसमें नहीं है। पान में ही मैं ही चूना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्ति है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताऊंगी। ये 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कुकुरमुत्ता, पान में ही मैं ही चूना, ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको याद रख लेना है। ये कुकुरमुत्ता की पंक्ति है। वे हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो ना नाव स्ठाप बंधु गीत में है, बिल्कुल सही है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, गरजो हे मंद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति बादल राग कविता से नहीं है। रिजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता में है, बिल्कुल है। जागो फिर एक बार कविता में है ये पंक्तियां। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन, गर्जन से भर दो वन, ये इस कविता में आई है। तो बिल्कुल ये भी इसका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। नहीं, ये किसमें है, अरे वर्ष के हर्ष, ये पंक्ति बादल राग से है। ये पंक्ति किससे है, तो ये बादल राग से है। ठीक है। गर्जन से भर दो वन इसमें नहीं है, ये बादल राग कविता से ली हुई है। तो इसमें ए, बी और डी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसमें 5, इसके जो प्रथम 5 सर्ग हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसमें 12 सर्ग हैं टोटल, ये भी याद रख लेना है। और इसके जो प्रथम 5 वर्ष थे वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची यहाँ पर मिलान करना है। बारिश में भीगते बच्चे, हवा में हस्ताक्षर, बेहतर दुनिया के लिए, कविता में औरत, कविता में औरत, ये हमें इनकी रचनाओं के बारे में बताना है। तो बारिश में भीगते बच्चे ये किसकी कविता है, किसकी कविता है, किसकी रचना है। बारिश में भीगते हुए बच्चे, तो ये रामदरस मिश्र की है। ठीक है। बारिश में भीगते बच्चे किसने देखे, रामदरस मिश्र ने देखे। हवा में हस्ताक्षर, ये तो सभी जानते होंगे, बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये कैलाश वाजपेयी की है। बेहतर दुनिया के लिए क्या करना पड़ेगा, विश्व में घूमना पड़ेगा, है ना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कविता में औरत, ये किसकी है, अनामिका की है। बारिश में भीगते बच्चे, रामदरस मिश्र, यानी कि बी हमारा सही होगा, लेकिन दोनों में दे रखा है। हवा में हस्ताक्षर 3, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनको याद रख लेना, बारिश में भीगते बच्चे रामदरस मिश्र, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी, बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कविता में औरत ये अनामिका की कविता है।
शक्तिशाली हो, विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो ये आपको बताना है। श्रद्धा, लज्जा, एड़ा या फिर आशा। तो अगर हम बात करें तो ये लिया गया है भाई श्रद्धा, जो सर्ग है श्रद्धा से लिया गया है। ठीक है, श्रद्धा सर्ग से ही लिया गया है। इनके जो 15 सर्ग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने दे रखे हैं। ठीक है, ये क्रम से लगाए हुए हैं, ये क्रम आपको याद रख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको आप 2-4 बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और सबसे लास्ट में क्या आता है? आनंद, है ना। सब कुछ पूरी दुनिया में हम घूम लेते हैं, बाद में क्या लेते हैं? आनंद। तो मतलब आप इनकी कुछ भी ट्रिक बना करके अगर याद करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होती है? चिंता होती है, मतलब आदमी चिंता में डूबा हुआ है, फिर उसके मन में अचानक से कोई आशा प्रकट होती है, उसे कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। चिंता में ही होता है ना, कई बार ऐसा हम चिंता में रहते हैं, डूबे रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर अचानक से हमें कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो ये चिंता दूर हो जाएगी, फिर आशा जगती है। आशा के बाद उसे काम में, मतलब श्रद्धा, श्रद्धा हो चली है, वो मतलब अपने कर्म की तरफ क्या करता है? वो श्रद्धा से उसको काम को करने लगता है, श्रद्धा से क्या करता है? काम करता है। ठीक है, और काम करते करते उसके मन में कहीं ना कहीं वासना का क्या हो जाता है? वास हो जाता है। ठीक है, वासना का वास हो जाता है, काम का वास हो जाता है। इसके बाद वो क्या करता है? लज्जा, यानी कि वासना जब उसके मन में आती है, ये सोच जब आती है, पहले तो वो चिंता में है और बाद में वो वासना तक पहुंच जाता है, तो उसे फिर बाद में अपने आप पर ही लज्जा आने लगती है और वो कहता है हट ये गलत है, हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। फिर वो कर्म करता है, लेकिन उसे खुद से ही क्या आने लगती है? ईर्ष्या होने लगती है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया किसी के बारे में। मतलब कुछ भी ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किए थे पहले जब याद नहीं होते थे। फिर उसे क्या होती है? ईर्ष्या होती है, फिर उसे बुद्धि आ जाती है। एड़ा का यहाँ पर, एड़ा जो प्रतीक है वो बुद्धि का है, फिर उसे बाद में बुद्धि आ जाती है, एड़ा आ जाती है ना। फिर जब उसे बुद्धि आ जाती है तो वो बाद में स्वप्न देखता है। ठीक है, वो सो जाता है और सोने के बाद क्या देखता है? स्वप्न देखता है, यानी कि सपना देखता है ना। और जब वो सपना देखता है तो सपने में उसे ऐसा लगता है कि वो संघर्ष कर रहा है। ठीक है, उसे संघर्ष करते हुए क्या दिखाई देता है? सपना दिखाई देता है। और सपने में निर्वेद, निर्वेद उसे बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, निर्वेद का मतलब है मतलब शांति। उसे क्या होता है? एकदम शांति सी मिलती है उस संघर्ष करते हुए, है ना। और सपने में वो क्या करता है? शांति करता है, शांति का मतलब उसे आभास होता है। और फिर वो क्या करता है? दर्शन करता है। फिर वो क्या करता है? दर्शन करता है, मतलब किसी के भी भगवान के दर्शन करता है, और दर्शन से उसे रहस्य का पता चल जाता है और फिर तो उसे बस आनंद ही आ जाता है ना। मैंने हो सकता है खराब ट्रिक बताई हो, आप बहुत अच्छी से लगा सकते हैं। जो मैंने याद किया था वो मैंने आपको बता दिया। सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं कौन सी नहीं है? सांध्य गीत में संकलित, सांध्य गीत इनका काव्य संग्रह है, तो कौन सी कविताएं जो सांध्य गीत में संकलित नहीं है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। हम सीधा सीधा देख लेते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आप भी नहीं करते। और प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपका टाइम बिल्कुल बचाने की कोशिश करूँगी, जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी आपको बताऊँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लग रही हैं ये क्लासेस। वैसे मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करना चाहती हूँ, थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, तो देखती हूँ मैं आज का टाइम निकालती हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये नीरजा जो इनका काव्य संग्रह है उसमें ली गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनके सांध्य गीत जो काव्य संग्रह उसी में है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये भी उसी में है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी नीरजा में संकलित है। किसमें है? ये भी नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। और अगर बात करें निश्वासों का नीड़, निश्वासों का नीड़, तो ये निहार जो काव्य संग्रह है, निहार काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, निहार में संकलित है। तो ये तीनों ही हैं, ए डी और ई, ए डी और ई, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? तो हिंदुई जो भाषा है उसको हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा किसने कहा है? तो ये कहा है गारसादा तासी ने, जिसने सबसे पहला क्या लिखा था? हमारे हिंदी इतिहास का ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा था
हालांकि उसमें जो हिंदी के कवि थे वो केवल 78 ही थे, 72 कवि थे और बाकी सब उर्दू के थे 738 कवियों में से। हालांकि उसने हिंदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया, लेकिन फिर भी सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास तो इसी ने लिखा था, है ना। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना है, क्या कह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहला मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उनका जन्म बांदा में हुआ था, तो ये गलत है, उनका जन्म बांदा में नहीं हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली कविता थी 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उनकी पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और उनके अगर जन्म की बात करें तो ये बांदा में नहीं बल्कि चिरगांव में हुआ था। और चिरगांव कहाँ पर है, झांसी के अंदर है, ठीक है। चिरगांव झांसी में हुआ था 1886 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी नहीं थी, है ना। ये जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया जाता है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ए सी और ई, ए सी और ई जो इसका ऑप्शन है सी वाला वो सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखो 15 क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसके बिल्कुल ना करें, सबको देखें, है ना। आपके लिए ही हैं ये सारे क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं है, तो इनको जरूर पढ़ लिया करो। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनकी पहली जो कविता थी वो प्रथम हेमंत थी, जो 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो रंग में भंग था, जो कि 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अगर अन्य काव्य ग्रंथों की बात करें तो ये जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, विकट भट्ट और झंकार दोनों 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक पंचवटी 1925। गुप्त जी रसी केंद्र उपनाम से ब्रजभाषा की कविताएं लिखते थे और मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैथिली शरण गुप्त थे वो ब्रजभाषा की कविताएं किस उपनाम में लिखते थे, तो रसी केंद्र नाम से लिखते थे, और मधुप उपनाम से वो बांग्ला रचनाओं का अनुवाद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। जन्म काल के अनुसार लगाना है। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो इनका हम सबसे पहले जन्म ही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उदय शंकर भट्ट की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1898 में हुआ था। एक मिनट में इनको पहले हटा देती हूँ। ये 1898 में जन्म हुआ था किसका, तो ये हुआ था उदय शंकर भट्ट जी का। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो इनका जन्म आपने पढ़ा होगा जरूर, 1908 ईस्वी में हुआ था, है ना। सियाराम शरण गुप्त की अगर बात करें तो इनका जन्म 1895 में होता है, ठीक है। श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ था और उसी साल हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ था। अब हमारे रह गए हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, इनका जन्म 1906 में हुआ था, 1906। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सियाराम शरण गुप्त जी सबसे बड़े हैं, है ना। सियाराम शरण गुप्त सबसे बड़े हैं, यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों में दे रखा है। इसके बाद हमारा आएगा 1898 यानी कि उदय शंकर भट्ट, ए, तो हमारा ए ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही होने वाला है। अब आप इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। सबके जन्म वर्ष आपको याद होने चाहिए उंगलियों पे, तभी आप क्या कर पाओगे, किसी आजकल के जो एग्जाम है उनको निकाल पाओगे। परिघोर परिघोर तन दग मम अग जुहु सुरंतान, अब ये मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासों में ही पात्र किस पात्र का कथन है,
तो ये बताना है हमें जो पृथ्वीराज रासो है उसमें से ये कथन किसका है। परी घोर तन दग मम अग जुहु सुरंतान अब ये मत विचारिए। ये जो कथन है ये है पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है, इसको याद रख लीजिएगा। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन क्या है। वासुदेव सिंह ने बिहारी के बारे में क्या कहा है। तो बिहारी जी क्या कहते हैं भाई, बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है ना। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। अनुभावों और हावों अनुभावों और हावों की सुंदर योजना है। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है। भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। तो इनमें से देखो, एक तो ई वाला सही है हमारा और एक ए वाला सही है जो कि वासुदेव सिंह ने कहा है। उन्होंने बिहारी को सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन करते हुए बताया है। ए हमारा करेक्ट है, ए इसमें दे रखा है सी में। और उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है ना। ई वाला कथन तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक मिनट, अच्छा दोबारा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। तो धूमिल की किस कविता में बताई गई है एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी, दया को अकाल की पूंजी के रूप में बताया गया है। तो ये इनकी कौन सी कविता है, नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पट कथा या मोचीराम। तो ये बताया गया है भाई किसको, अकाल दर्शन को। ठीक है, एकता युद्ध की और इसको छोड़ो, ये दोबारा से प्रिंट हो गया है। थोड़ा सा इसके इनके बारे में देख लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की जो कविता है अकाल दर्शन, उसमें एकता युद्ध की और दया काल की पूंजी के रूप में बताई गई है। धूमिल हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक है। जो धूमिल हैं सुदामा पांडे धूमिल, ये हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। एक है संसद से सड़क तक 1972 में आया था, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1989 ईस्वी। ठीक है, संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे 1976 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1989 ईस्वी। सॉरी, ये 89 है भाई, है ना। जो कि धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित है। इन्हें मरणोपरांत 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे, जो 1976 में प्रकाशित हुआ था, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुदामा पांडे को क्या दिया जा चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में, जो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए मिला था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर धूमिल की लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद और नक्सलवाड़ी। ठीक है, ये इनकी जो है प्रिय रचनाएं हैं। आई होप आपके लिए क्लास मतलब आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ऐसा मेरा दावा है। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना, आपको मेरी कसम है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।